इसके पहले हम लोग इफ, नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड एल्स पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में। आज हम लोग स्विच केस से स्टार्ट कर रहे हैं। The switch statement is a multi-way branch statement. It provides an easy way to dispatch executions to different parts of code based on the value of the expression. जो काम आप if and else में किए, nested if and else में, उसी काम को यहाँ पे मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट इसको कहा जाता है। मल्टी वे ब्रांच स्टेटमेंट्स की मदद से हम लोग कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स एन इजी वे, बहुत इजी है। वहां पे इफ एंड एल्स लिख रहे हैं, किसका लिख रहे हैं पता नहीं चल रहा है, एक के अंदर दूसरा। तो यहाँ पे कहता है वो सब कुछ नहीं, बहुत इजी है। आप एक बार स्विच लिखें, देन केस 1, केस 2, केस 3, इस तरह से आप लिखते चले आइए। provides an easy way to dispatch executions to different parts of code based on the values of the expression. तो इसके लिए सबसे पहला हम लोग इसका सिंटेक्स देखें। पहले हम लोग लिखते हैं स्विच, देन इसके बीच एक्सप्रेशन, देन केस का जो भी वैल्यू है, वैल्यू 1, वैल्यू 2, इस तरह से लिखते चले जाएंगे। देन उसका स्टेटमेंट लिखेंगे एंड देन फिर ब्रेक लिखेंगे। ये हमारा एक केस हुआ। उसके बाद फिर केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 एंड केस n तक जाएंगे। आपका जितना नंबर ऑफ ब्रांच होंगे उतना नंबर ऑफ केसेस हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एंड लास्ट वन, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट ऑप्शंस को हम लोग ऑप्शनल मानते हैं, लेकिन आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखेंगे तो डिफॉल्ट वाला रन नहीं करेगा, और अगर आप लिखोगे तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करेगा। डिफॉल्ट लिखना चाहिए इसलिए क्योंकि इन केस मान लीजिए आप जो भी केस लिखते हैं, उन केस में से कोई भी केस अगर मैच नहीं करता है तो हमारा डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन करेगा। इसलिए हम लोग डिफॉल्ट लिखते हैं और लिखना भी चाहिए। इन केस अगर आप डिफॉल्ट नहीं लिखते हो, अगर आप डिफॉल्ट नहीं लिखना चाहते हैं या नहीं लिखते हैं, तो फिर आपका केवल केस स्टेटमेंट जब आपका सेटिस्फाइड करेगा या मैच करेगा तो रन करेगा, और अदरवाइज नहीं रन करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक्सप्रेशंस कैन बी ऑफ, यानी जब आप एक्सप्रेशन जो लिखते हो स्विच में, वो क्या क्या हो सकता है? तो बाइट, डेटा टाइप उसका बाइट रख सकते हो, शॉर्ट रख सकते हो, INT रख सकते हो, और कैर रख सकते हो। यानी इन्हीं में से किसी एक को रख सकते हैं हम लोग। डुप्लीकेट केस वैल्यूज आर नॉट अलाउड, यानी केस 1 लिख लिए और फिर से दोबारा केस 1 लिखना अलाउ नहीं है। द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल। डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका ऑप्शनल है, लिखना भी लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। The break statement is used inside the switch to terminate a statement sequence. आप जो ये स्टेटमेंट लिख रहे हो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट एंड टर्म्स, तो इस स्टेटमेंट एंड टर्म्स को अगर आप चाहते हो कि बीच में ही टर्मिनेट करें, सपोज मान लीजिए हमारा केस ये 2 सेटिस्फाइड किया, तो हमको ये इसके बाद क्यों नीचे जाएंगे, आगे क्यों जाएंगे? तो इसलिए यहाँ पे ब्रेक हमारा काम करेगा। अगर ये जस्ट सेटिस्फाइड करता है इसको, तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट इसके बाद यहाँ से हमको बाहर निकाल देगा, टर्मिनेट कर देगा इस ब्लॉक ऑफ कोड से। देन द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑप्शनल, ये भी ऑप्शनल है। इट इफ ओमिटेड, अगर आप नहीं रखना चाहते हो, executions will continue on into the next case। वही बात करें कि अगर आप ओमिट कर देते हो, हटा देते हो, तो ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या करेगा, एक के बाद दूसरा रन करेगा, फिर तीसरा रन करेगा, फिर चौथा। इस तरह से वो सारा केस स्टेटमेंट्स को चेक करेगा, और रन तो कोई एक ही करेगा लेकिन चेकिंग वो सारा करेगा। तो वो अननेसेसरी आपका क्या होगा, समय जाएगा, इसलिए हम लोग उसको यूज नहीं करते। अब इसके बाद इसका डायग्राम,
पहले स्विच कंडीशंस, जिसको हम लोग एक्सप्रेशन कहेंगे, स्विच का एक्सप्रेशन, देन केस 1, अगर फॉल्स हुआ तो केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस एन, और केस 1 का जो है कंडीशंस का स्टेटमेंट यहाँ लिखेंगे हम लोग, देन केस 2 का स्टेटमेंट का यहाँ पे लिखेंगे, और एन नंबर ऑफ टर्म्स तक जाएंगे, और लास्ट में हम लोग डिफॉल्ट लिखेंगे। और स्विच के बाद अगर आप फिर कोई अगर स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं तो इसके जस्ट नीचे लिखिए, नहीं तो अदरवाइज आप जंप कर जाइए, निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। अब इसके लिए एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है, हम नंबर ऑफ वीक डेज को यहाँ पे इस प्रोग्राम के थ्रू देखना चाह रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे रन कराएंगे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग पहले देख लीजिए यहाँ पे, देन फिर आगे हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। लिखा import java.io.buffer reader, यानी क्योंकि हमने बफर रीडर से इनपुट कराना है, इसलिए बफर रीडर का हम तीन ऑब्जेक्ट, सॉरी तीन क्लास को इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक बफर रीडर को, एक आईओ एक्सेप्शन को, और दूसरा इनपुट स्ट्रीम रीडर को। क्लास का नाम हम डेज रखे हैं, आप कुछ भी रख सकते हो। पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग args throws IO exception, कर्ली ब्रेसेस ओपन, बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे रीडर लिए हैं, इक्वल टू न्यू बफर रीडर ब्रैकेट्स में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर ब्रैकेट्स में सिस्टम डॉट इन। ये हम लोग प्रीवियस क्लास, कल वाले क्लास में भी हम डिस्कशंस किए थे कि क्यों लिखते हैं। हमको अगर यूजर से इनपुट लेना है तो ये लाइन हमको लिखना पड़ेगा बफर रीडर की मदद से। देन फिर हम मैसेज दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर इंटर नंबर ऑफ वीक डेज, आप वीक डेज डालिए, कोई भी नंबर्स आप, जो 7 डेज हैं वीक के 1 से लेके 7, उनमें से कोई भी नंबर आप इनपुट कीजिए। तो यूजर्स इनपुट करेगा ऑलवेज नंबर, इसीलिए हमको इंटीजर टाइप का वेरिएबल चाहिए, और हमने int(x) इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इनिट ब्रैकेट्स में रीडर डॉट रीड लाइन का यूज किया। इसके बाद यहाँ से हम x जो है वो मेरा एक्सप्रेशन की तरह यहाँ पे यूज कर रहे हैं x को, तो स्विच देन ब्रैकेट्स के अंदर में x यानी एक्सप्रेशन, देन कर्ली ब्रेसेस ऑन यानी स्विच केस का बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं, देन केस वन हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज अ संडे, 1 को हम लोग संडे से डिनोट कर रहे हैं, देन फिर ब्रेक, इस तरह से केस 2 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इट इज अ मंडे, देन ब्रेक, केस 3 system dot out dot println it is a Tuesday, break, case 4, case 5, case 6, case 7, 7 केस होता है, 7 डेज है तो 7 लिखा, एंड डिफॉल्ट में लिखा system dot out dot println invalid entry please enter valid days 1-7, यानी 1 से लेकर 7 के बीच में आप वैलिड डेज को यहाँ पे इनपुट कीजिए। तो इस प्रोग्राम को अगर आप रन कराना चाहें तो सेम प्रोसेस फिर से करना पड़ेगा हम लोगों को। तो इसको आप कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करने के बाद नोटपैड में ओपन कर लीजिए, Ctrl+V, ये नोटपैड में इसको लिख लिया। अब जिस नाम से आपका क्लास बना है उस नाम से आप इसको सेव करते हो, तो आप सेव कर लीजिए, सेव। हम जावा नाम के फोल्डर में ऑलरेडी की ड्राइव में जावा है, उसके अंदर हम लोग सेव करना चाहते हैं डेज, ठीक है, एक्सटेंशन हमेशा जावा रखेंगे।
वो ऑलरेडी है, ठीक है, रिप्लेस कर देगा, बन गया। अब आप इसको रन कराने के लिए आपको बताए थे डॉस मोड से भी कर सकते हो, और नहीं तो आप ब्लूजे से भी कर सकते हो। तो आपको जो जिससे करने का मन है आप उससे कर सकते हो। ब्लूजे ओपन कीजिए, ब्लूजे ओपन, आप लोगों ने वो इंस्टॉल कर लिया है ब्लूजे? नहीं किया इंस्टॉल? हेलो, नहीं किए हैं सर। ब्लूजे इंस्टॉल कर लेना है, देन फिर हम लोग यहाँ से, ब्लूजे ओपन हो रहा है, समय लगेगा। जब तक ओपन हो रहा है, या तो हम लोग डॉस में भी इसको रन करा सकते थे, थोड़ा समय लगाएगा। फर्स्ट बार ओपन हो रहा है। ये 4.20 है वर्जन। आप लोग भी अगर विंडोज 10 यूज कर रहे होगे तो ब्लू जे वर्जन 4.2.0 जो दिख रहा है, इसको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सिस्टम में। ये सपोर्ट करेगा सारे लोगों के बाद। सेम प्रोसेस जो इसके पहले भी आप कर रहे थे, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोगों को करना है। न्यू क्लास, न्यू क्लास के अंदर जितना सारा क्लास दिख रहा है आप उसको हटा भी सकते हैं। डेज नाम से हम बना दिया, यहाँ डेज है जो रखा। फ्रेंड तो ओपन कीजिए, और सेलेक्ट एंड पेस्ट। एक प्रोग्राम था हमारा, कंपाइल, देख लीजिए यहाँ पे नीचे दिखा रहा है क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटेक्स एरर, कोई भी एरर नहीं है। अब अगर कोई एरर नहीं है तो आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ से रन कराइए। आपसे पूछा जाएगा कोई भी डे, सपोज मान लीजिए हम लोग यहाँ पे डालते हैं 5 और इंटर करते हैं, इट इज अ थर्सडे। तो हमने केस 5 में थर्सडे लिख रखा है, इसलिए यहाँ पे थर्सडे दिखा रहा है। यानी यूजर्स जो भी मैसेज उसमें लिखेगा वही आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अदरवाइज सपोज मान लीजिए कि इनमें से हम डिफॉल्ट क्यों लिखे उसका यूज एक दिखा रहे हैं, फिर से प्रोग्राम को रन करा रहे हैं, और इस बार हम लोग 1 to 7 के बीच का नंबर ना डाल के कोई दूसरा नंबर डालें। 1 to 7 के बीच का नंबर नहीं डालेंगे इस बार। कोई सपोज मान लीजिए 99 डाल दिए, 999 डाल दिए, देखिए लिख रहा है इनवैलिड एंट्री, इनवैलिड। और आप जो है वैलिड एंट्री कीजिए, एक मिनट, वैलिड एंट्री, और वैलिड के बाद आपका इनवैलिड आ रहा है, ठीक है। लैपटॉप का ये चार्जर ये हो गया जो कि नीचे आया है। हाँ, तो इस तरह से आप प्रोग्राम्स को रन यहाँ से इजीली देख रहे हैं कि हम कर पा रहे हैं। लाइट, लाइट
पार्थ इसको कनेक्ट करो तो। मस्त। तो इनमें से किसी को भी आप जो है रन करा सकते हो प्रोग्राम्स को, इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को आप चाहो तो फिर डॉस मोड में भी ये रन करा सकते हैं। तो एक बार दिखाई दिया है, उसको रन कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें पावर दो, उसमें पावर दो। हम्म, चलिए आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी हम मिनिमाइज करके रख रहे हैं, तो आप कट कर दीजिए। चलिए ये फिर से। अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट्स आता है, उस स्टेटमेंट्स को हम लोग कहते हैं लूप, यानी अब हम लूप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तीन लूप हमारे पास होता है। लूप इन जावा, लूप्स इन जावा। Looping in programming language is a feature which facilitates the executions of a set of instructions, oblique functions, repeatedly, while some conditions evaluates to true. Java provides three ways of executing the loops, while all the ways provide similar basic functionality. They differ in their syntax and conditions checking time. जिस तरह से आप सी में, सी प्लस प्लस में लूप पढ़े हैं, सेम वही लूप होता है, कोई अलग लूप नहीं है। लेकिन फिर भी उसको हम लोग एक बार सारे को रिविजन्स करते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पे है while loop. A while loop is a control flow statement that allows code to be executed repeatedly based on a given boolean condition. जो भी आप कंडीशंस देते हैं उस कंडीशंस पे ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसका कंडीशन ट्रू है। तो सिंटेक्स, इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। पहले हम लोग वेरिएबल्स, कोई भी लूप जब आप लिखते हो उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक इनिशियल वैल्यू, दूसरा कंडीशन, और तीसरा उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये हमेशा याद रखना है। तो इनिशियल वैल्यू कहाँ लिखेंगे ये देखना है, कंडीशंस कहाँ लिखना है वो देखना है, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट या जो भी हम लोग लूप को आगे बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो वो कहाँ पे हमको लिखना है। ये तीन चीज सिंटेक्स में दिखाया जाता है और यही तीन चीज आपको याद रखना है। देन फिर कोई भी लूप हो उसको आप इजिली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए while लिखा, देन फिर कंडीशन, और कंडीशंस के बाद आप देखिए नीचे कर्ली ब्रैसेस को ओपन किए हैं और नीचे कर्ली ब्रैसेस को बंद किए हैं, और यहाँ बॉडी ऑफ द while लूप, और उसके नीचे इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो पहला पार्ट हमारा हो गया इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, फर्स्ट, सेकंड कंडीशन, थर्ड इंक्रीमेंट ऑब्लिक डिक्रीमेंट वेरिएबल। ठीक है, जस्ट इसी को डायग्राम से, फ्लो डायग्राम में दिखाएं। स्टार्ट यानी प्रोग्राम जहां से वॉइड मेन जो आप लिखते हो वहां से स्टार्ट, उसके नीचे कंडीशंस में आएगा, कंडीशंस चेकिंग करेगा। कंडीशंस चेकिंग अगर हमारा ट्रू है, यानी कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो हमारा स्टेटमेंट्स में आएगा, और इस स्टेटमेंट्स में ये हमारा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट होगा। और ये फिर देखिए एरो को दिखा रहा है कि ये फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ पे आ गया। तो ये आप एक तरह से देख रहे हो कि ये हमारा कंडीशन जब तक ट्रू हो रहा है ये इस तरह से एक लूप क्रिएट कर रहा है, यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है फिर यहाँ जा रहा है देन फिर यहाँ, यानी एक तरह से ये एक सर्कल्स क्रिएट हो रहा है, लूप क्रिएट हो रहा है, जिसमें ये रिपीटेडली वही काम हमेशा कर रहा है।
इफ अगर कंडीशंस मेरा अगर फॉल्स हो जा रहा है तो हम बाहर आएंगे और एग्जिट कर जाएंगे, यानी लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो ये फ्लो डायग्राम में हम यही दिखा रहे हैं कि लूप कैसे वर्क कर रहा है। इसके पॉइंट्स कुछ याद रखने के, while loop starts with the checking of conditions। while loop में क्या हो रहा है कि आपका कंडीशन जो होता है वो फर्स्ट चेक होता है, इसीलिए लिखे हैं while loop starts with the checking of the condition। स्टार्ट ही होता है चेकिंग के लिए, यानी सबसे पहला चेकिंग। इसके एग्जांपल में हम लोग बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप एंट्री करते हैं मेट्रो ट्रेन जो दिल्ली में है या कलकत्ता में है, तो वहाँ जब आप एंट्री करते हो तो सबसे पहला आपसे टोकन लिया जाता है, और जब तक आपके पास टिकट नहीं है जो कि टोकन के इसमें रहता है तो आपको एंट्री ही नहीं मिलता है। विदाउट टिकट आप जा ही नहीं सकते, स्टेशन पे ही नहीं कर सकते। तो वो क्या हुआ, फर्स्ट चेकिंग, यानी पहले ही चेक कर लिया। उसी को यहाँ पे हम लोग प्री चेकिंग भी कहते हैं। इफ इट evaluated to true, then the loop body statements are executed, otherwise first statement following the loop is executed। For this reason it is also called entry control loop। अगर मान लीजिए कि आपका स्टेटमेंट ट्रू है तब आपके लूप के बॉडी में एंट्री होता है और जो भी आप लिखे हैं वो रन करेगा, और नहीं तो अदरवाइज आपका बाहर निकल जाएगा। इसीलिए इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाता है विच लूप इज नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप। तो व्हाइल लूप इज अ एंट्री कंट्रोल लूप। देन सेकंड, वंस द कंडीशन इज इवैल्यूएटेड टू ट्रू, अगर आपका कंडीशन ट्रू हो जाता है, द स्टेटमेंट्स इन द लूप body are executed। Normally, the statements contain and update values for the variable being processed for the next iteration। Once the condition is evaluated true, जैसे ही conditions आपका true होता है, the statements in the loop body are executed। तब आपके bodies के अंदर जो भी आप statements लिखते हो वो क्या होगा, execute कर जाएगा। Normally, the statements contain and update values of the variable being processed for the next iteration। फिर जो आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी करते हैं उसके वैल्यूज को वो अपडेट करता है और ये प्रोसेस आपका रिपीट होते रहता है। When the conditions becomes false, अगर आपका कंडीशंस फॉल्स हो जाए, if condition becomes false, ठीक है, false, when the conditions become false, the loop terminates, which marks the end of its life। जैसे ही कंडीशंस हमारा फॉल्स होता है लूप हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहला चीज है कि हम जो भी लूप लिखें उसके ये तीन चीज हमको याद रखना है कि पहला इनिशियल वैल्यू हमको क्या लिखना चाहिए, कंडीशंस में क्या लिखना है, और फिर बॉडी में, बॉडी तो आपकी मर्जी जो आप लिखना चाहें, इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो हम सबसे पहला चीज है कि इनिशियल, यानी इनिशियल इसलिए बोला जा रहा है कि आप स्टार्ट कहाँ से करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट बताना पड़ेगा ना। तो इनिशियल वैल्यू कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। एंड कंडीशंस, ऐसा नहीं ना है कि रिपीटेशन वर्क करना है तो हमेशा रिपीट करता ही रहे, तो उसको हम लोग को क्या करना है, रोकना है, रिपीटेशंस को रोक के रखना है कि भाई अब इसके बाद नहीं होना है रिपीटेशन। तो उसके लिए एक सर्टेन कंडीशंस देना होगा कि कब तक रिपीटेशंस करना है, तो उसी को कह रहे हैं यहाँ पे कंडीशन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बढ़ाना या घटाना है, आप वेरिएबल्स जो ले रहे हैं उसके वैल्यूज को या तो इंक्रीमेंट कर सकते हो या फिर डिक्रीमेंट कर सकते हो। अब उसी पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज यहाँ पे व्हाइल लूप नाम का एक क्लास ले लिया जिसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, 1 से लेके 10 तक यहाँ पे प्रिंट करके दिखा रहे हैं।
चलिए इसको एक छोटा सा प्रोग्राम है तो देखते हैं कैसे रन कराते हैं। तो बंद कर दीजिए। एक फिर से एक क्लास ले लेते हैं और उसी क्लास में सारा काम हम लोग कर लेंगे। क्लास का नाम रख लेते हैं हम लोग वाइल वाइल लूप वाइल लूप। ओके, आ गया। तो आप सेलेक्ट कीजिए, सारा डेटा को डिलीट कर दीजिए और जो आप यहाँ लिखे सेलेक्ट किए थे उसको कॉपी पेस्ट कर। कॉपी नहीं हुआ क्या? फिर से कर लेते हैं हम लोग कॉपी। कॉपी पेस्ट पेस्ट और कॉपी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, दिक्कत कर रहा है, नोट पैड में डाल दीजिए। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, कॉपी वाइल लूप कंट्रोल आ गया। कंपाइल, नो एरर। इसको ओपन ही रखेंगे, इसी में सारा काम हम लोग कर लेंगे सारे लूप का। और यहाँ पे रन करा रहे हैं, देखिए वैल्यू ऑफ x1, वैल्यू ऑफ x2, वैल्यू 3 4 10। अब ये क्यों आ रहा है इसको देखते हैं हम लोग, क्यों ऐसा वैल्यूज आ रहा है। तो कंट्रोल के से डिलीट कर लीजिए सारा डेटा को और फिर से अब अपने प्रोग्राम में आते हैं। हम जो लिखे हैं प्रोग्राम को हटाइए, इसका जरूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे हम लोग ने इनिशियल वैल्यू लिखा है, यही है इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1, इट इज ए इनिशियल वैल्यू। देन कंडीशन, कंडीशंस में हमने टाइप किया x लेस देन एन इक्वल टू 10। तो ये लेस देन एन इक्वल टू 10, जब तक x का वैल्यू 10 से लेस रहेगा हमारा कंडीशन ट्रू होता रहेगा और ट्रू होगा तो हमारा इसके अंदर आएगा, बॉडी में आएगा। और बॉडी में हमने लिखा है वैल्यू ऑफ x। ये चीज तो समझ में आना चाहिए कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में जो हम लोग लिखते हैं वो मैसेज होता है, स्ट्रिंग है, मैसेज है जिसको हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं। और ये जो प्लस आप लिखते हो, ये प्लस क्या है, कॉन्केटिनेशन के लिए लिखते हो। एंड देन ये x जो हो गया उसका वैल्यू हो गया, यानी x का वैल्यू। और ये ही हो गया आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर, x इक्वल टू x प्लस 1 या फिर x प्लस प्लस शॉर्ट में लिखते हैं। तो x का वैल्यू जो है +1, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। इंक्रीमेंट कर सकते हैं हम लोग वैल्यूज को 1 से, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यूज क्या हुआ हमारा, इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल्स का इनिशियलाइजेशन। दूसरा कंडीशन एंड थर्ड वन इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये कंडीशंस के ऊपर ही हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे आप जो आउटपुट जो देख पा रहे हैं, ये जो हमने यहाँ पे 10 लिखा है, इसलिए जब आप रन कराते हो तो इस प्रोग्राम को जब आप रन करा रहे थे वाइल लूप को, तो ये देखिए यहाँ 10 ही दिखा रहा है, 1 से लेके 10, 10 के बाद नहीं जा रहा है, रिपीटेशन 10 के बाद नहीं हो रहा है। और अगर हम चाहते हैं कि नहीं ये और रिपीट करें तो इसके लिए क्या करना होता हमको, ये जो कंडीशंस आपने लिखा है 10, इसको आप 100 कर दीजिए। देखिए तो कंपाइल कर लीजिए एक बार फिर से और इसको फिर से रन कराइए। देखिए 100 टाइम्स रन कर रहा है, 100 टाइम्स, लेस देन एन इक्वल टू 100 टाइम्स किया, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कंट्रोल के से हटा देते हैं, देन
तो इस प्रोग्राम में बस आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि ये रिपीटेशंस कैसे हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि 1 से लेके 10 तक हमको प्रिंट करना है तो हम यही लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 टाइम्स। तो ये संभव नहीं है 10 टाइम्स हम एक ही चीज को लिखें, फिर 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स एक ही काम करना है, उसके लिए उतना टाइम्स हमको लिखना पड़ रहा है। तो इसके लिए आपके पास 3 तरह के लूप दिए हुए हैं, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। रिपीटेशंस वर्क को अगर आपको जरूरत है, रिपीटेशंस कहीं पे करना है, रिपीटेशंस वर्क है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। अब ये तो हमेशा 1 to 10 जा रहा है, इसी में थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करना चाह रहे हैं कि यूजर गिवन नंबर्स का आउटपुट आए भाई। यूजर जो नंबर डाले उसी का आउटपुट आए, यूजर से इनपुट कराना। तो आप इनपुट करा चुके हो तो एक इम्पोर्ट इम्पोर्ट कर लेंगे आईओ नाम के क्लास को, और सेम उसी में हम लोग अभी कॉपी पेस्ट करके काम कर लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, इसका भी नाम हम लोग लिखते हैं वही वाइल लूप, क्योंकि क्लास सेम रखेंगे, वाइल लूप। अब यहाँ पे देखिए वो 3 टर्म्स जो आपको नेक्स्ट इसके प्रीवियस वाले में दिखाए थे, import java dot io dot buffer reader, import java dot io dot input stream reader, import java dot io dot io exception, वो न लिख के आप एक लाइन सिंपल लिखते हैं import java dot io dot star। तो इसका मतलब इसमें भी वो सारे के सारे क्लासेस आ जाएंगे। अगर आपको सपोज मान लीजिए नहीं याद है कि कौन कौन क्लास रखना है तो आप स्टार लगा दीजिए। हम इसलिए लिखवा रहे थे कि आपको याद हो कि हम क्यों लिखते हैं उस क्लास को, क्योंकि उसी 3 क्लास का हमको जरूरत होता है। और अगर आपको नहीं सब कुछ बुलाना है तो आप स्टार लगा लीजिए, स्टार का मतलब सारा। तो यहाँ पे जब बफर रीडर का आप यूज कर रहे हैं तो थ्रो करना होगा, थ्रो आईओ एक्सेप्शन। तो ये लाइन लिख दिया, थ्रो आईओ एक्सेप्शन। देन बफर रीडर का एक ऑब्जेक्ट बनाया रीड नाम का, न्यू बफर रीडर ब्रैकेट्स में न्यू इनपुट स्ट्रीम रीडर सिस्टम डॉट इन। ये पूरा का पूरा लाइन एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं हम लोग इनपुट के लिए, जिसका नाम है रीड, जिसका नाम हो गया हमारा रीड। अब इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर में आप लिखते हैं इंटर एनी नंबर यू वांट टू प्रिंट। वो नंबर आप डालिए जिसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है। तो जो नंबर आप डालना चाहते हैं यूजर्स को इनपुट कराना होगा ना किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए फिर से हम लोग लिखा int num इक्वल टू इंटीजर डॉट पार्स इनिट ब्रैकेट्स में रीड डॉट रीड लाइन, रीड डॉट रीड लाइन। देन फिर इनिशियल वैल्यू x इक्वल टू 1 सेम रह गया। कंडीशन, कंडीशंस में हमने चेंजिंग किया। चेंजिंग क्या किया, x लेस देन एंड इक्वल टू नम लिख दिया। पहले हम लोग 10 लिखे थे इसके प्रीवियस वाले प्रोग्राम में, फिर 100 लिखे। तो जब 10 लिखे तो ये लूप 10 टाइम्स चला। जब आप 100 लिखे तो ये लूप 100 टाइम्स चला। अब अगर यहाँ पे हम लोग num लिखते हैं तो ये जो नंबर यूजर डालेगा उतना नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग x लेस देन एंड इक्वल टू नम num, यानी यूजर जो नंबर डालेगा लूप 1 से लेके उस नंबर तक में चलना चाहिए। देन काम सेम, फिर वही x का वैल्यू सिंपल यहाँ पे हम लोग आउटपुट करके दिखाए, एंड देन x प्लस प्लस। चलिए इसी प्रोग्राम को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और उसी में रन करा के दिखा देते हैं आपको। तो ऑलरेडी हम लोग जावा ओपन किए हुए हैं, इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं, कंपाइल कर लेते हैं। क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, कंपाइलेशन कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद यहाँ ये
रन कराइए। यूजर से मांगा जा रहा है, हम इस बार मान लीजिए 50 डालते हैं। देखिए 1 से लेके 50 तक आ गया, प्रिंट कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है ना कि अब यूजर गिवन नंबर हो जा रहा है। आप जो नंबर दे रहे हैं उसी नंबर्स को ये क्या कर रहा है, दिखा पा रहा है। तो ये वाइल लूप में हम लोग ये दो प्रोग्राम एग्जाम्पल के तौर पे देख रहे हैं। पहला कि वाइल लूप कैसे लिखते हैं, तो उसका सिंटेक्स के लिए कि वाइल का कंडीशन लिखते हैं यहाँ पे, और इस कंडीशंस में अगर हम सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग लिख दे 100, सपोज मान लीजिए 100 लिख देते, तो क्या ये लूप रन करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा कंडीशन ही फॉल्स है। हमने x का वैल्यू 1 माना, और सॉरी लेस चलेगा, हम ये उल्टा करना चाह रहे थे कि यहाँ पे लिखना चाह रहे थे ग्रेटर। ठीक है, 1 ग्रेटर देन 100 या 10, 10 ही रहने दीजिए, आप जो लिखे थे। x का वैल्यू 1 है और आप बोल रहे हैं कि 10 x जो है ग्रेटर है 10 से, तो ग्रेटर तो नहीं है, तो लूप क्या हो गया, फॉल्स हो गया, तो एक बार भी नहीं रन करेगा। लेकिन जब इसी को हम लोग लेस, ग्रेटर के जगह पे हम जब लेस लिखते हैं तो ये 1 से लेके 10 तक चलता है। तो कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है लूप में, कि आप कंडीशंस क्या दे रहे हो। अगर आप कंडीशंस ही गलत दोगे तो लूप नहीं चलेगा, या आउटपुट कुछ और भी आ सकता है, या इनफिनाइट लूप भी चल सकता है। ठीक है, वो बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसमें आप कंडीशन से अगर गलत लिखते हैं तो इनफिनाइट लूप में चला जाता है, रिपीटेशन हो रहा है, वो कभी खत्म ही नहीं हो रहा है। कंडीशन आप ऐसा दे दिया कि कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो चलता रहेगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि हम यहीं पे लिख दें एक्स का वैल्यू 1, और यहाँ लिख देते हैं या 10 भी, एंड लेस देन एंड इक्वल टू 1 अगर कर देते हैं, इनफिनाइट लूप, यानी हमारा जो एक जो है या 10 जो है उससे छोटा है तो अभी तो चलेगा, लेकिन अगर कंडीशन ऐसा दे दे जो कि हमारा इनफिनाइट चल जाए, कभी ये हुई घटे ही नहीं। जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस अगर कर देते हैं इसको, x माइनस माइनस, तो देखिए तो क्या होगा, x का वैल्यू 10, अब यहाँ कह रहे हैं कि x ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू, तो एक बार तो मेरा चला। अब 9 हुआ, तो 9 जो है लेस देन है 10 से, ठीक है। फिर इस तरह से घटते घटते 1 पे आया तो 1 भी लेस है, फिर 1 के बाद आया -1, -1 भी है, -2, तो अब तो ये सारा का सारा तो इससे छोटा ही होगा 10 से, ये कंडीशंस में। तो ऐसे कंडीशंस में हमारा जो है ये इनफिनाइट चला जाएगा। इसलिए इस चीज को हमको देखना है कि कंडीशंस हमको क्या लिखना है। ये कंडीशंस के आधार पे, इसीलिए इस लूप को हम लोग एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से भी जानते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो वाइल लूप का कंडीशंस देख रहे हैं हम लोग कि क्या क्या होना चाहिए। तो कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन कि आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, दूसरा कंडीशन, तीसरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ये एकदम रट जाना है, किसी भी लूप के लिए ये सब चीजों को लूप एकदम रट जाना है। जब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सी में और सी प्लस प्लस में, तो इसको रट जाना है कि कहाँ पे लिखते हैं। तब कोई भी प्रोग्राम आप जब लिखोगे तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये लूप जो होता है सारे लैंग्वेज में सेम ही होता है, लगभग सेम होता है। देन फिर ये फ्लो डायग्राम से उसको दिखा रहे हैं कि हम लोग कैसे रन कर रहे हैं, और ये इसका एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल में दिखाएं कि आपका प्रोग्राम कैसे रन कर रहा है। हाँ, किसी को पूछना है यहाँ तक में? हेलो हेलो,
सुनाई नहीं दे रहा है? दोस्त हैं। हेलो, आवाज नहीं आ रही है आप लोगों हाँ का। सर। सर में आ गया। हाँ, हेलो, आ रहा है? आवाज आ रहा है? सर नहीं। हाँ सर, आपको सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। जैक, सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है। तो आज जो है हम लोग का इतना ही रहेगा, ठीक है? इसको आप लोग जो है अपने इस पे कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट कल जो है बाकी का 2 लूप जो है हम लोग यूज करेंगे। आवाज